नमस्कार। आज हम एक ऐसे आपराधिक मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय में काफी लोगों का ध्यान खींचा है। मीडिया में इसे अक्सर नीले ड्रम वाला मर्डर केस कह रहे हैं और ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। हमारे सामने इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जानकारी हैं जिनका शीर्षक है द ब्लू ड्रम मर्डर केस, मुस्कान रस्तोगी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकाली जाएं जो इस केस को समझने में मदद करें और ये भी देखें कि आखिर ये मामला इतना चर्चित क्यों हुआ। तो आइए इस मामले की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास जानकारी मिलती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। मुख्य आरोपी हैं मुस्कान रस्तोगी और उन पर आरोप है अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या का। सौरभ राजपूत, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, पहले मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे। हाँ, और ये मामला सिर्फ हत्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह से अपराध के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, वो इसे और भी भयानक बना देता है। जानकारी बताती है कि सौरभ के शव को एक बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और फिर उसे ऊपर तक सीमेंट से भर दिया गया। ये तरीका मतलब अपने आप में बहुत असामान्य और विचलन करने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही अजीब। स्रोतों में पुलिस जांच के हवाले से बताया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि सौरभ को 4 मार्च की रात को पहले कोई नशीला पदार्थ दिया गया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी हत्या की गई। लेकिन शव मिला काफी दिनों बाद, 19 मार्च को, उसी ड्रम के अंदर। हाँ, ये लगभग 2 हफ्तों का अंतराल कई सवाल खड़े करता है कि इस बीच क्या हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। ये अंतराल जांच के लिए भी एक चुनौती रहा होगा, जाहिर है। 2 हफ्ते का समय सबूतों को मिटाने या कहानी गढ़ने के लिए काफी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस केस में मुस्कान अकेली आरोपी नहीं है। अच्छा, हाँ, स्रोतों के अनुसार उनके साथ एक और व्यक्ति साहिल शुक्ला भी सह आरोपी हैं। दोनों को बाद में एक साथ हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। ओह, उनका मेरठ से हिमाचल जाना ये भी इशारा करता है कि वे शायद गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लगता तो यही है। और जांच कितनी विस्तृत और गंभीर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पुलिस ने इस मामले में हजारों पन्नों की चार्जशीट, हजारों पन्ने, हाँ, आरोप पत्र अदालत में दायर किया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल। हजारों पन्नों की चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने बहुत सारे सबूत और गवाहियां इकट्ठी की हैं। मतलब इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी, जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, शायद नशीले पदार्थ के अवशेष, वो सब। साथ ही गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, घटनास्थल से मिले सबूत और आरोपियों के बयान, वो सब का ब्यौरा होता है। सही। चार्जशीट का इतना भारी होना दिखाता है कि अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील अपने केस को कितना मजबूत मान रहा है और वो अदालत के सामने हर संभव सबूत पेश करना चाहता है। ये मामले की जटिलता को भी दर्शाता है, जाहिर है। तो ये तो हुई घटना की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आया। जाहिर है अपराध की गंभीरता एक बड़ा कारण है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? यहाँ कुछ और पहलू भी नजर आते हैं जो स्रोतों में उजागर किए गए हैं। हाँ, पहला और सबसे प्रमुख कारण तो अपराध का तरीका ही है। जैसा हमने बात की, शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से भरना। हाँ, ये सिर्फ क्रूर नहीं बल्कि बेहद ठंडा और योजनाबद्ध लगता है। इस तरह की भयावहता लोगों को झकझोर देती है और उनमें स्वाभाविक रूप से जानने की उत्सुकता पैदा करती है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये अपराध की उस श्रेणी में आता है जो समाज में लंबे समय तक याद रखा जाता है। हाँ, ये वाकई दहला देने वाला तरीका है। इसके अलावा एक और बहुत ही अप्रत्याशित बात सामने आई जिसने इस केस को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। क्या? वो है मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी का जेल में रहते हुए कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताना। अच्छा, जेल में? हाँ, ये काफी असामान्य कदम है, खासकर ऐसे गंभीर आरोपों के बीच। बिल्कुल, ये तो बहुत अजीब बात है। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने ये इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उनके वकील उन्हें ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें उनसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए वो खुद कानून पढ़कर अपना केस समझना और शायद लड़ना चाहती हैं। ये स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या ये मौजूदा कानूनी सहायता प्रणाली पर उनका अविश्वास है, या ये इस मुश्किल स्थिति से निपटने का उनका अपना तरीका है, शायद किसी तरह का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश? हाँ, ये सोचने वाली बात है।
अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी पूरी तरह अपने वकीलों पर निर्भर होते हैं। खुद पढ़ाई करके केस लड़ने की बात करना, ये क्या दिखाता है? क्या ये उनकी बेबसी दिखाता है या शायद उनकी शख्सियत का कोई पहलू उजागर करता है? क्या वो ये दर्शाना चाहती हैं कि वो हारी नहीं है, या शायद ये बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है? हो सकता है। स्रोतों में इस इच्छा के पीछे की असल वजह पर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पहलू मामले को मानवीय या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जटिल बना देता है। बिल्कुल। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण कारण है मीडिया कवरेज। हाँ, मीडिया का रोल तो आजकल हर केस में। स्रोत बताते हैं कि मीडिया ने इस मामले को अक्सर लव ट्रायंगल, बेवफाई और रिश्तों में धोखे की कहानी के तौर पर पेश किया है। जब किसी आपराधिक घटना में इस तरह के व्यक्तिगत और भावनात्मक पहलू, चाहे वे साबित हों या ना हों, जोड़ दिए जाते हैं तो ये खबर सनसनीखेज बन जाती है। लोग ऐसी कहानियों से जल्दी जुड़ते हैं, उन पर अपनी राय बनाते हैं और चर्चा करते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। क्या स्रोतों में ऐसा कोई संकेत है कि इस तरह की कवरेज ने जांच या शुरुआती धारणाओं को किसी तरह प्रभावित किया हो? अक्सर इस तरह की कहानियां आरोपी की छवि को मुकदमे से पहले ही गढ़ देती हैं, है ना? स्रोत सीधे तौर पर जांच पर असर की बात नहीं करते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि इस तरह की कहानियों ने जनता की रुचि को बनाए रखा है। लव ट्रायंगल या धोखे का एंगल मामले को एक सरल, आसानी से समझ आने वाली कहानी का रूप दे देता है, भले ही असलियत कहीं ज्यादा जटिल हो। सही कहा। ये दिखाता है कि अपराध रिपोर्टिंग में कहानी कहने का तरीका कितना मायने रखता है और कैसे ये तथ्यों से ज्यादा भावनाओं पर केंद्रित हो सकता है। मीडिया की भूमिका यहाँ सिर्फ खबर देने वाली नहीं, बल्कि एक नैरेटिव बनाने वाली भी दिखती है। तो ये तो हुए कारण कि ये मामला इतना ध्यान क्यों खींच रहा है। अब बात करते हैं कि फिलहाल इस मामले में स्थिति क्या है, मतलब आगे क्या हो रहा है। देखिए, स्रोतों के अनुसार मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अच्छा। न्यायिक हिरासत का मतलब है कि अदालत ने उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में रखने का आदेश दिया है। ये आमतौर पर तब होता है जब अपराध गंभीर हो या अदालत को लगे कि आरोपी भाग सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। और उनकी जमानत याचिकाओं का क्या हुआ? क्या उन्हें जमानत मिली? नहीं, जानकारी के मुताबिक उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। खारिज हो गई? हाँ, जमानत याचिका खारिज होने का मतलब है कि अदालत ने उनकी रिहाई की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि अदालत प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों को काफी गंभीर मान रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोषी साबित हो गए हैं। अंतिम फैसला तो मुकदमे के बाद ही आएगा। ठीक है। और मुस्कान की कानून की पढ़ाई करने की इच्छा का क्या हुआ? क्या वो इस दिशा में कुछ कर पाई हैं? हाँ, यहाँ एक पेंच है। उन्होंने इच्छा तो जाहिर की थी कि वो इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो दूरस्थ शिक्षा देता है, कानून की पढ़ाई करना चाहती हैं। लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि उनके पास इस कोर्स में दाखिले के लिए जरूरी पिछली शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष का प्रमाण पत्र, वो फाइनल रिजल्ट वगैरह, अच्छा, वो उपलब्ध नहीं था। ओ, तो मतलब वो शुरू नहीं कर पाई। हाँ, इस वजह से उनकी इच्छा के बावजूद वो औपचारिक रूप से पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई हैं। कम से कम उपलब्ध जानकारी तो यही बताती है। तो ये स्थिति है, यानी मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, आरोपी जेल में है और जमानत भी नहीं मिली है। जी। साथ ही वो चर्चित इच्छा भी फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया अभी चलेगी। चार्जशीट दायर होने के बाद अब अदालत में आरोप तय करने और फिर मुकदमे की सुनवाई का दौर शुरू होगा। जिसमें गवाहों के बयान होंगे, ज़िरह होगी और दोनों पक्ष अपने सबूत पेश करेंगे। इसमें काफी समय लग सकता है। तो अगर हम इन सभी जानकारी के टुकड़ों को एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ये मामला सिर्फ एक पति की हत्या का केस नहीं लगता, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। एक तरफ अपराध की वो चरम क्रूरता है जो दहला देती है। हाँ। दूसरी तरफ आरोपी का जेल से कानून पढ़ने की इच्छा जताना है। हाँ। जो कई मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थागत सवाल खड़े करता है। सही। तीसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया की अपनी जटिलताएं हैं। हजारों पन्नों की चार्जशीट, जमानत का खारिज होना, ये सब न्याय प्रणाली के काम करने के तरीकों को दिखाता है। और चौथी परत है मीडिया की भूमिका, जो इसे एक खास तरह की सनसनीखेज कहानी बनाकर पेश कर रही है, जिसमें रिश्तों और भावनाओं का तड़का है। ये वाकई कई पहलुओं वाला मामला है। अपराध, मनोविज्ञान, कानून, मीडिया, सब कुछ इसमें उलझा हुआ सा लगता है। सही कहा। और ये सब हमें एक गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है।
इतने संगीन आरोपों का सामना कर रहा हो जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वो अचानक जेल के अंदर से खुद को बचाने के लिए कानून की किताबें पढ़ने की बात करता है, तो ये हमें क्या बताता है? क्या ये चरम हताशा का संकेत है, जब लगता है कि कोई और मदद नहीं कर सकता, या ये व्यवस्था के प्रति एक गहरे अविश्वास का प्रतीक है? हो सकता है। हो सकता है ये ध्यान खींचने या सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश हो, या फिर क्या ये उस व्यक्ति के असाधारण आत्मविश्वास की स्थिति को नियंत्रित करने की तीव्र इच्छा का परिचायक है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत हमें इसका सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन ये सवाल इस केस के मानवीय पहलू को उजागर करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी परिस्थितियों में इंसान किस हद तक जा सकता है या क्या-क्या सोच सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद भविष्य में और रोशनी पड़े।